चलिए, तो कल कहाँ तक पढ़ाए थे? चलो गए प्रिंस रे, तो जीव विज्ञान ये पढ़ा दिए थे। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया था? एक। हाँ, तो बोल सकते हैं जंतु कोशिका वाला। क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में क्या बोले थे? अधय। हाँ, जूलॉजी, जंतु विज्ञान। क्या हो जाएगा? जूलॉजी। और इधर बोटनी। बताइए, जीव विज्ञान और जूलॉजी के जनक किसे बोले थे? अरस्तु को बोले थे। और बोटनी का, वनस्पति विज्ञान का, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। और बताइए थे ये कौन सा बुक लिखा था? अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमिलियम या एनिमिलिया, और थियोफ्रास्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेना। फिर अब बात आता है एक जंतु कोशिका। जंतु कोशिका लगभग कैसा होता है? गोल होता है, और ये वाला चकोर होता है, ठीक है ना? ये कैसा हो जाएगा? गोल, और ये सवाल क्या हो जाएगा? चकोर हो जाएगा, चकोर। यहाँ पे अब बताइएगा, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो द्रव है उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा ले लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्लाज्मा। और केंद्रक के अंदर जो केंद्र पाया जाते हैं, केंद्रक के अंदर जहां देखिए यहाँ पे केंद्र पाया जाता है, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रक के अंदर जो केंद्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका। केंद्रिका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। और बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसे क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। और केंद्रक के अंदर जो केंद्र यहाँ पे दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे? केंद्रिका बोलेंगे। अब बताइए, यदि हम बात करें जीव द्रव का, जीव द्रव, जीव द्रव जो होता है किसको किसको मिलने से बनता है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या होता है आपको पता होगा। यहाँ पे क्या होता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव है, कोशिका झिल्ली और जो केंद्रक के बीच में द्रव है, इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। और केंद्रक के अंदर जो द्रव है, केंद्रिका द्रव। ये दोनों जब मिलता है, कहने का मतलब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव जब मिलता है तब क्या बनता है? जीव द्रव बनता है। यहां तक क्लियर है। और सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हम बात करें कोशिकांग का। कोशिकांग, कोशिकांग क्या होता है? तो कोशिका के अंदर जो अंग पाया जाता है, बहुत सारा अंग होता है ना, हम लिखेंगे कोशिका के अंदर जो अंग पाया है तो उसे क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जैसे नाम बताते जाइए आप लोग, क्या क्या पाया जाता है? हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया। और दूसरा नंबर बोलते जाइए, राइबोसोम। और क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। और क्या होता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय उसी को बोलते हैं, गोल्जी काय। ट्रैफिक पुलिस। और बताते जाइए, तारक काय, सेंट्रोसोम, ठीक है ना। और क्या पाया जाता है? वैक्यूल्स, मतलब रसधानी। और क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंत
प्रद्रवी, प्रद्रव्य, द्रव्य जालिका। और क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब केंद्रक जो होता है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक, इसमें क्या होता है? गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र। और क्या पाया जाएगा? डीएनए। और क्या पाया जाता है? आरएनए। आप लोगों को पता होगा, यदि हम बात करें डीएनए किस में पाया जाता है, एक आपका हो गया केंद्रक, केंद्रक। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। हाँ। और माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका, सूत्र कणिका। और इसको क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक। ये सभी क्या है? कोशिका का अंग है, कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और कुछ छूटा गया? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी का, तारक का, राजधानी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए और कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और क्या होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हो जाएगा। ये सभी क्या है? कोशिका का अंग है। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे, बाद में उतार लीजिएगा। आइए अब हम आगे देखें। सबसे पहले देखेंगे कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली बताइए, इसमें जीवित होगा या निर्जीव होगा? किस में आएगा? जीवित होगा, जीवित। अब दूसरा बात बताइए आप सब, ये जो होता है जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। कहने का मतलब जंतु कोशिका, जंतु और पादप दोनों भी पाया जाता है। और लेकिन हम लोग क्या है, जंतु कोशिका की बाहरी आवरण होता है, समझ रहे हैं ना? जंतु कोशिका का, जंतु कोशिका, कोशिका का ज्यादा फास्ट नहीं है ना, ज्यादा फास्ट नहीं है ना, बोलिएगा। तो जंतु कोशिका क्या होता है? बाहरी आवरण, बाहरी आवरण है। मतलब ये जो होता है कोशिका झिल्ली जो है, जंतु कोशिका क्या है? बाहरी आवरण, समझ रहे हैं ना? लेकिन पादप कोशिका का हम जानते हैं, पादप कोशिका के ऊपर क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। और कोशिका भित्ति के बाद तब होता है कोशिका झिल्ली। हम बोल सकते हैं उसका क्या? पादप कोशिका का दोहरी झिल्ली होता है, मतलब दूसरा वाला, ठीक है ना? तो समझ गया ना? ये कैसा होता है? जीवित होता है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। तीसरा, जंतु कोशिका की बाहरी आवरण होता है, लेकिन पादप कोशिका का दूसरा वाला आवरण होता है। साथ साथ आप बताइए कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड, लिपिड मतलब समझ लीजिए बसा, और प्लस में प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन, बसा इसे बोलेंगे, ठीक है ना? समझ गया ना? लिपिड और प्रोटीन का कोशिका झिल्ली बना होता है। तो समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? चले आगे देखिए। आगे हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है ना? और ये बताइए अब कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति जो है ये कैसा है? सजीव है, निर्जीव है? हाँ, ये निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति जो होता है निर्जीव होता है। क्या हम लोगों में पाया जाता है? जंतु कोशिका में, जंतु में नहीं पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, कोशिका में पाया जाता है, ना? तो मतलब कोशिका भित्ति जो है निर्जीव होता है, ये जंतु में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है। और आज हम इसके बारे में बात करें,
पेड़ पौधा को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ पौधा जो है सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधा क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोगों के लिए क्या है, स्वेटर है, जैकेट है, ठंडी सब में पहन लेते हैं, लेकिन उन लोगों में मतलब उसमें क्या होता है, यही सुरक्षा करता है, समझ रहे ना। लेकिन फिर भी कितना क्या करता है, वो चौलखा उदार करके चौलखा हटा देगा, फिर वहां दिल बनाएगा। देखे पेड़ पौधा में ऐसा भी होता है, एकदम पहले फाड़ दे, ऊपर लगा हटा देता है इसको, सुरक्षा कवच को, तब लिखना स्टार्ट करता है। आइए यहाँ पे यदि हम आगे देखें इसके बारे में, ये बताइए कोशिका भित्ति बना किसका होता है, बना होता है, किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है ना। और साथ साथ अब बताइए, हम ये बताए थे कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, हाँ काइटिन का। कवक का कोशिका भित्ति जो होता है काइटिन का बना होता है। और जीवाणु कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति किसका बताए थे, पेप्टिडॉग लाइकेन का। तो पेप्टिडॉग लाइकेन का जीवाणु कोशिका भित्ति बना होता है, ठीक है ना। यदि हम आगे बात करें, इसमें एक चीज छोड़ गया। अब बताइए, ये जो जैसे कोशिका झिल्ली था, कोशिका झिल्ली, ये कैसा झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब क्या होगा, जो अपने में से, जैसे ये देखिए अपना त्वचा जो है, त्वचा ये क्या है, अर्ध पारगम्य है। क्या हम लोगों के शरीर में क्या 65% जल है, और बाहर जो है मतलब इससे कम है, जिसके कारण हम जानते हैं कोई भी चीज बनने की प्रक्रिया क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। मतलब ये देखिए आपको पता होगा अर्ध पारगम्य झिल्ली में क्या होता है, प्रासरण की क्रिया होती है, प्रासरण ये क्या होता है हम समझा रहे हैं। जैसे ये हुआ, एक प्रश्न ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, यहां मान लीजिए इधर है उच्च दाब, इधर क्या है निम्न दाब, जो विलायक रहेगा, विलायक तो इसमें सिस्टम क्या है, विलायक जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगा, उसी क्या बोलते हैं, प्रासरण की क्रिया में से क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, समझ रहे हैं ना। वही होता है, हम लोग क्या है 65% जल होता है, बाहर क्या है निम्न दाब है, यहाँ क्या है उच्च दाब, जिसके कारण पसीना क्या होता है बाहर आता है, किसके द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। अभी हम बात करें प्रासरण का एग्जाम्पल, किशमिश का फूलना, किशमिश हो गया आपका, ये चना हो गया, मटर हो गया, कितना दूध हम फुला लेते हैं किशमिश सबको, ठीक है ना। तो किशमिश चना मटर का फूलना प्रासरण, समझ रहे ना। आदि अर्ध पारगम्य झिल्ली रहेगा तो प्रासरण, और वही यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं होगा तब विसरण। सुनेगा, प्रासरण और विसरण। अर्ध पारगम्य होगा, अर्ध पारगम्य मतलब क्या होगा, कुछ ही चीजों को अपने में से गुजरने देना, पूरा नहीं। जैसे यहां देखिए कुछ चीज क्या, जैसे अभी आप पसीना निकल रहा है, क्या ब्लड निकलता है, अपने आप ब्लड निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो कुछ ही चीज है जिसको बाहर आने जाने दे रहा है यहाँ पे, उसी को हम बोलते हैं क्या, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और ये क्रिया क्या कहलाता है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहना, ये कहलाता है प्रासरण। यदि अर्ध पारगम्य नहीं होता क्या होता है, विसरण होता है। यदि आपसे पूछा जाए किशमिश का फूलना और चना का फूलना, मटर का फूलना, ये सब क्या हो जाएगा, हाँ प्रासरण। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, क्या ये फिर पचक भी सकता है, हाँ। तो करना क्या पड़ेगा, तो थोड़ा दबाव कम करो, जैसे पानी में फूल जाता है, पानी में फूल रहा है क्या, पानी का दबाव क्या है ज्यादा है, तो किशमिश का क्या है अंदर में कम है, एकदम पूरा पिचका हुआ है इस टाइप से। और जैसे वहां पानी क्या होता है, दबाव ज्यादा होता है, किशमिश में एंट्री करता है, वो क्या होता है फूल जाता है। लेकिन उसी पानी में हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे, जो पानी है इसमें नमक डाल के हम क्या करेंगे, इसके घनत्व को ही बढ़ा देंगे। अब जाकर किशमिश में डालिए, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ये सब डालिएगा पचक जाएगा। फिर इसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा फूलना तो हो गया प्रासरण, लेकिन पचकना व्युत्क्रम प्रासरण बोलेंगे, समझ रहे ना। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे व्युत्क्रम समझे। यदि फूला हुआ है
प्रासरण, आप पचक गया तो व्युत्क्रम प्रासरण, नहीं ना बात फूल जाता है तो कितना खाने का सिस्टम कितना तो थी लड़की समय ज्यादातर होता है, उसी वैसे में देखा तो छील छील के खाता है, ओ माय गॉड होता है ना, अंगूरों से छील छील के खाता है। हाँ यहाँ पे तो समझ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली हो गया, रिपीट भी करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। तो पहले जीवित होता है, जंतु पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका क्या था, बाहरी आवरण होता है लेकिन उसका दूसरे वाला, ठीक है ना। और लिपिड प्रोटीन का बना होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। और क्रिया समझ गया, जहां पर अर्धपारगम्य होगा वहां प्रासरण होगा। प्रासरण हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, ठीक है ना। और साथ साथ एग्जाम्पल है किसमिस का फूलना, चना का फूलना, मटर हो गया। और लेकिन उल्टा होगा तब व्युत्क्रम प्रासरण, कोशिका भित्ति हो गया। अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। ऐसे सेलुलोज और होता है, लिग्निन, पेक्टिन, क्यूटिन, ये सब पढ़ेंगे आगे, मतलब हम जगत पढ़े हैं वहां पढ़ लेंगे। आइए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में क्या बोलेंगे, सूत्र कणिका, सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेंगे, सूत्र कणिका। अब बताइए माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था किसने? ये किया था बेंडा, अति नामकरण किया था बेंडा, खोज किया था अल्टमैन, सॉरी अल्टमैन, खोज किया था अल्टमैन ने। यदि खोज का बात करेगा तो अल्टमैन, लेकिन यदि नामकरण का बात करेगा, नामकरण किसने किया था? नामकरण किया था बेंडा ने, ठीक है ना। और इसमें कौन सा झिल्ली पाया जाता है? दोहरी झिल्ली, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा झिल्ली पाया जाता है? दोहरी झिल्ली पाया जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना। और वो जो दोहरी झिल्ली होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक जो संरचना होता है कैसा होता है? उंगली नुमा संरचना होता है, ऐसा वाला उंगली नुमा संरचना, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, समझिए ना। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए आरएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए आरएनए राइबोसोम होता है, डीएनए आरएनए और राइबोसोम, समझे ना। तो क्या बोले, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में सूत्र कणिका, इसका खोज अल्टमैन, नामकरण बेंडा, खोजा किसी और ने, नाम रखा किसी और ने। ऐसे तो होता है कभी बच्चा किसी और का नाम कोई और रखता है, होता है ना, वही हुआ यहाँ पे। और कौन सा झिल्ली पाया जाता है? दोहरी झिल्ली। और अंदर में जो उंगली नुमा संरचना होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। और इसका खुद का क्या है? डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। कोई दिक्कत यहां तक? इसीलिए से ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिका, अर्ध स्वायत्त कोशिका। अब बताइए यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, सुनिए यहाँ पे हम अभी बताएं कोशिका के अंदर के द्रव को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। ये बीच में रख लीजिए केंद्रक, ये केंद्रक है, ये जो द्रव है क्या है? कोशिका द्रव। अब देखिए होता है क्या है, शोषण दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी एक अनऑक्सी शोषण, मतलब वायव्य अवायव्य। मतलब एक होता है वायव्य शोषण, वायव्य, और एक होता है आपका अवायव्य शोषण। जो वायव्य शोषण होता है वो किसके उपस्थिति में होता है? वायु, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो क्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसको बोलेंगे वायव्य शोषण। और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम अवायवीय शोषण। अब देखिए होता क्या है,
ये जो अवायवीय शोषण है, जिसको हम अनोक्सी शोषण भी बोलते हैं, ये क्रिया होता है कहां पे? कोशिका द्रव में। समझ रहे ना? अवायवीय शोषण की क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव में। और यहां एक चक्र चलता है, कोशिका द्रव में एक चक्र चलता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ग्लाइकोलाइसिस चक्र, लाइसिस, इसीलिए सुने होंगे वहां पे बोला जाता है। बताइए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां होती है? तो कोशिका द्रव में। तो हम क्या बोल रहे हैं? अवायवीय शोषण में कोशिका द्रव के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के क्या चलता है? चक्र चलता है। और वही चक्र में ऊर्जा का निर्माण होता है, किस रूप में? पायरुवेट, दो पायरुवेट बनते हैं, मतलब कम मात्रा में ऊर्जा बनता है, ऑक्सीजन नहीं है ना। क्या हम जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। यदि आपसे पूछा जाए ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है? 6, और 3 कार्बन मिलके एक पायरुवेट बनाता है, बताइए 6 कार्बन मिलकर कितना बनेगा? 2। तो 2 पायरुवेट का क्या करता है? निर्माण करता है। और अवायवीय शोषण कितने चरण में पूर्ण हो गया? एक चरण। सिर्फ कहा हुआ कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में कौन सा चक्र चला? ग्लाइकोलाइसिस चक्र। लेकिन यदि हम बात करें वायवीय शोषण की क्रिया कहां होती है? वायवीय शोषण का मतलब हुआ ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाला जो होता है, उसी क्या बोलते हैं? वायवीय शोषण। ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय शोषण कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसके अंदर भी एक चक्र चलता है, कौन सा चक्र है? क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स चलता है, चक्र चलता है, उसे बोलते हैं हम क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। समझ रहे ना? और इसको चलने के बाद यहां पे R30 एटीपी, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना एटीपी? 38 एटीपी, एटीपी ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। और 38 एटीपी मिलकर कितना ग्लूकोज बनाता है? एक ग्लूकोज। 38 एटीपी जब मिलता है तो एक ग्लूकोज का क्या करता है? निर्माण करता है। और एटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम ऊर्जा सिक्का के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? कोशिका का ऊर्जा सिक्का के रूप में। किसे? एटीपी। यदि आपसे पूछा जाए, ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए एटीपी में कितने फॉस्फेट है? 3 है। देखिए ना, एडिनोसिन ट्राई, ट्राई मतलब क्या? एक मतलब मोनो, 2 डाई, 3 मतलब ट्राई। जो ट्राई है, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। कितना फॉस्फेट हो गया? यदि पूछा तो बोलिएगा 3 गो फॉस्फेट। समझ गया तक? अब बताइए, आप लोग हम पढ़ाए थे प्रोकैरियोटिक, एक पढ़ाए थे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक है, बताइए यू मतलब क्या? यू 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 मतलब हम सब, पता नहीं यू तुमको क्या बोलते हैं? यू। देखिए आप, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और एक क्या होता है? यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हुआ? अनडेवलपमेंट सेल, मतलब डेवलप नहीं होता, अविकसित बोल सकते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक में कौन सा आएगा? जैसे ले लीजिए साइनोबैक्टीरिया, इसमें आएगा। हम जगत पढ़ाए थे, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, 5 जगत पढ़ाए थे। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, जंतु हो गया और पादप हो गया, ये सभी पढ़ाए थे। इसमें क्या आएगा? साइनोबैक्टीरिया आएगा और एक नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। समझ रहे ना? इसमें आएगा। आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। समझ गया ना? चलिए रिपीट कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन। नामकरण बेंडा। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ऑंग्ली नमक संरचना क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। डीएनए आरएनए राइबोसोम इसका खुद का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। और स्वायत्त कोशिका, किसी दूसरे डिपेंडेंट नहीं है। और साथ साथ ये जो होता है इसमें बताया वायवीय शोषण, वायवीय क्रिया और अवायवीय। तो अवायवीय कहां होता है? कोशिका द्रव में। यहाँ पे कौन चक्र चलता है? ग्लाइकोलाइसिस चक्र। क्या को पायरुवेट बनाता है? 2 पायरुवेट, मतलब कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है ना? क्या कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। और बताया कि 6 कार्बन है, 3 कार्बन एक पायरुवेट बनाता है, 6 कार्बन
दो पायरुवेट। फिर यहाँ पे आइए, फिर बताया क्या, वायव्य शोषण। वायव्य शोषण इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ। इसमें कौन सा, ई कहाँ पे हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, दो चरणों में होता है। पहला होता है कोशिका द्रव में, और दूसरा संपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से कहा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हम बोल सकते हैं वायव्य शोषण दो चरणों में होता है, दो चरणों में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और इसमें 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी, 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। एटीपी फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना। कितना फॉस्फेट है एटीपी में, 3। ऊर्जा सिक्का ग्रुप में किसे जाना आता है, एटीपी। क्या प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, अभी नहीं लीजिएगा, बाद में बाद में हो जाएगा। हाँ बाद में मतलब देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद चलिए पढ़ लीजिए लाइसोसोम। लाइसोसोम को बताइए, लाइसोसोम। अभी हम बात करें लाइसोसोम, इसका खोज किसने किया था, इस सबको डुबा के रख देता है, पता है ना। यदि चाहे अपना दिसीना फारा, बस सब खत्म। क्या इसके पास क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम। हम पहले बोलेंगे इसका खोज जो किया था, इसका खोज ये किया था डी डुबे, डी डुबे ने इसका खोज किया था, डी डुबे ने। और इसके पास क्या पाया था, जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक, अपघटक एंजाइम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हिंदी में जल अपघटक एंजाइम पाया था किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर, ठीक है ना। होता क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आत्महत्या की थैली, ठीक है ना। इतना पावरफुल होता है, जिसपे छिड़क दिया खत्म, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सुसाइड बैग। बैग मतलब थैला, सुसाइड मतलब आत्महत्या कर लिया, सुने है ना, सुसाइड कर लिया, इसी बोलते हैं सुसाइड बैग, सुसाइड बैग, ठीक है ना, मतलब आत्महत्या की थैली। अब देखिए कोशिका का पाचन करने का काम, कोशिका का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। मान लीजिए आपको कोई डंडा मारा, लाल हो जाता है, पूरा लाल, 1-2 दिन बाद खत्म हो जाता है। वहां क्या हो, मर गया, जहां पे मारा वहां पे खत्म है। कहीं गिरते हैं, देखे एकदम पूरा काला काला हो जाता है ना, एक्शन देने में एकदम एक्शन दे रहे हैं, एकदम गिरे वहां पे, फिर देखेंगे काला काला टाइप का हो जाता है। फिर वहां पे क्या होता है, लाइसोसोम आता है, अपने आप को खत्म किया होता है ना, तो वहां पे सबको गला करके उसको क्या करते हैं, खा लेता है। खाने के बाद फिर सही हो जाता है, धीरे धीरे साफ हो जाता है। कहेगा साफ नहीं होगा, कहने का मतलब पूरा साफ सुथरा करने का काम कौन करता है, पूरा साफ करने का काम करता है लाइसोसोम। यदि सही से साफ नहीं हुआ, वही चीजें कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं। यदि लाइसोसोम वैसे रह गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएगा। अच्छा बताइए, बात किसने बोला था, पुरानी कोशिका से ही नए कोशिका का निर्माण होता है, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बोला था, रुडोल्फ विर्चो, ये कब बोला था, 1855 में। ये बोला था पुराने कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। और कोई भी जीव जंतु एक कोशिका से बना होता है। यदि सिंगल रह गया, एक कोशिका, जैसे अमीबा पैरामीशियम सब, और उसी का विभाजन होते चला गया, बहुकोशिकीय जीव। ऐसे हम लोग किसमें आएंगे, बहुकोशिकीय। गाय भैंस किसमें आएगा, बहुकोशिकीय। लेकिन अमीबा पैरामीशियम लिस्मेनिया ये सब किसमें था, एक कोशिकीय जीव में है, ठीक है ना। हाँ अभी हम आगे बात करें, ये हो गया। अब बात आता है क्या लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, तो लाइसोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें क्या लाइसोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक लाइसोसोम जो है क्या यूकैरियोटिक मतलब हम लोगों में पाया जाएगा, हम लोगों में पाया जाता है।
ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और आता है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। समझ गया ना? लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और क्या आरबीसी में पाया जाता है? जब हम ब्लड पढ़ा रहे थे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, हम बताए थे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, हम बताए थे। और आरबीसी का जो है, इसका जो है आरबीसी का हम बताए थे कब्रगाह, पिल्हा, स्प्लीन, तिल्ली, मतलब इसके लिए कब्र क्या स्पेशल बना हुआ है, पिल्हा। ये जो मरने के बाद कहा जाता है पिल्हा में, आरबीसी के अंदर किसे कहा जाता है? पिल्हा को। लेकिन क्या डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी काम क्या है हम लोगों का? प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब रक्षा करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। इसी के अंदर होता है एंटीबॉडी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सभी किसके अंदर होता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर। अब देखिए हम बात कर रहे हैं आरबीसी में, ध्यान रखिएगा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है लेकिन डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? ये समझ गया ना? रिपीट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुवे। और इसके अंदर क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का पाचन करने वाला कौन है? लाइसोसोम। और साफ, पूरा साफ सुथरा करने वाला लाइसोसोम। यदि सही साफ नहीं तो किसका रूप धारण करेगा? कैंसर का। क्या प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। इसके लिए स्पेशल क्या है? पिल्हा है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा? ध्यान, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया था। लेकिन इसमें अपवाद बताए थे, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा जानवर है, उसमें उसके केंद्रक में बोल सकते हैं क्या होता है, सॉरी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला है लास्ट, मतलब आज जो है मतलब राइबोसोम तक देख लेते हैं। ठीक है ना? आइए राइबोसोम। राइबोसोम बताइए, यदि हम बात करें राइबोसोम का तो सबसे पहले बात आता है पादप कोशिका में। पादप कोशिका में राइबोसोम का खोज किसने किया था? पादप में राइबोसोम का खोज किसने किया था? उसका नाम था रॉबिन्सन, रॉबिन्सन एवं ब्राउन। ब्राउन ने, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में राइबोसोम का खोज किया था। लेकिन जंतु कोशिका में, जंतु में किसने किया था? उसका नाम था जी पैलेड। जी पैलेड, पायलट ना, पैलेड। ठीक है ना? तो पादप कोशिका में पूछेगा तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन, और जंतु कोशिका में बोलेगा तो जी पैलेट ने किया था। ठीक है ना? अभी हम आगे बात करें प्रोटीन का संश्लेषण अर्थात प्रोटीन का निर्माण करने का काम किसने कौन करता है? प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण अर्थात हम बोल सकते हैं निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अच्छा, राइबोसोम जो पाया जाता है, हम पढ़ाए थे अंत प्रदर्वी जालिका, अंत अंत प्रदर्वी, प्रदर्वी जिसको हम बोलते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंत प्रदर्वी जालिका के किस साइड में? रफ या प्लेन? एक होता है रफ, एक प्लेन। रफ समझते हैं ना? जैसे हम कॉपी में क्या करते हैं? रफ करते हैं, एकदम पूरा रफ टाइप का लगता है, कुछ कुछ लिख देते हैं। एक होता है प्लेन कॉपी, प्लेन फेयर, एकदम फेयर लवली की तरह पूरा पूरा प्लेन कर देते हैं, नहीं करते हैं पूरा प्लेन। और फेयर कॉपी कैसे बनाते हैं? पूरा सजा उजा बनाते हैं। लेकिन रफ मतलब ऐसे डिस्कस करने के लिए। अब यहाँ पे अंत प्रदर्वी जालिका का जो खुरदरा वाला भाग है, खुरदरी सतह, खुरदरा वाला भाग, इसमें क्या पाया जाता है? यही होता है क्या? राइबोसोम जो प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पे यदि हम इसका बात करें, अंत प्रदर्वी जालिका एक क्या था? प्लेन वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे? एक हो गया खुरदरा वाला, एक चिकना सतह, चिकना सतह। यहां से क्या निकलेगा? वसा निकलता है। क्या निकलता है? वसा। चिकना सतह से वसा, और कोशिका कंकाल यही है अंत प्रदर्वी जालिका। चिकना सतह क्या निर्माण करता है? वसा का। और खुरदरा वाला सतह प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा एक बात और, माइटोकॉन्ड्रिया छूट गया था कि बताइए पावर हाउस,
पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, पावर हाउस बोलते हैं, या बोल सकते हैं ऊर्जा घर, ऊर्जा घर, और बोल सकते हैं बिजली घर, बिजली घर किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और बोल सकते हैं हम इसको परमाणु घर, परमाणु घर। आपसे पूछा है, बताइए पावर हाउस, ऊर्जा घर, बिजली घर, परमाणु घर किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सब समझ गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहीं तक रहने दीजिए, रहने दे क्या? ठीक है तो